हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंडस रिवर सिस्टम। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा था, अर्थात अपवाह तंत्र का हमने वर्गीकरण पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, अर्थात आपका जो सोर्स होता है, अर्थात जहाँ से नदी का उद्गम होता है, उस के अनुसार, उद्गम के अनुसार या अकॉर्डिंग टू द सोर्स, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, रिवर्स को क्लासिफाइड किया गया है दो टाइप्स में। कितने टाइप्स में? दो टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। एक आपका हिमालयी नदियाँ और दूसरा आपका प्रायद्वीपीय नदियाँ, अर्थात ऐसी नदियाँ जिनका उद्गम हिमालय से होता है और ऐसी नदियाँ जिनका उद्गम आपका प्रायद्वीपीय भारत से होता है। तो दो प्रकार से हमने पढ़ा था कि हिमालय की नदियाँ जैसे कि बात करें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, और ऐसी नदी जिनका उद्गम प्रायद्वीपीय भारत से होता है जैसे कि हम बात करें महानदी, हम बात करें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। ठीक है, तो आपका दो प्रकार से। तो हिमालय की नदियां जो हैं, ऐसी नदियां जिनका उद्गम हिमालय से हुआ है तो उनको बोलते हैं हिमालयी नदियां। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हिमालयी नदियां। तो हिमालयी नदियां में जो तीन मेजर रिवर्स हैं वो एक इंडस अर्थात सिंधु रिवर, सिंधु या इंडस रिवर, दूसरी गंगा रिवर और तीसरी ब्रह्मपुत्र रिवर। तो जो हिमालयन रिवर सिस्टम है उसको तीन रिवर सिस्टम में क्लासिफाइड किया गया है। उसके तीन तंत्र हैं, एक गंगा नदी तंत्र, एक आपका सिंधु नदी तंत्र और एक आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो इन तीनों तंत्र जो हम हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसमें सिंधु नदी तंत्र, या इसी को बोलते हैं इंडस रिवर सिस्टम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडस रिवर सिस्टम या सिंधु नदी तंत्र। अर्थात इसमें जो हम मेजर बात करेंगे वो सिंधु नदी की बात करेंगे, इंडस रिवर की और इंडस की सहायक नदियों की, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको डेप्थ में पढ़ने वाले हैं हम, उसको फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। आपको इसको पूरे कहाँ से इसका ओरिजिन है, कहाँ इसका माउथ है, क्या सोर्स क्या है इसका, ये सब पूरा, और कौन कौन सी सहायक नदियाँ जाके मिलती हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे आज सिंधु नदी तंत्र में। ठीक है, यहाँ आपको दो मैप देखने को मिलेंगे। आप देखिए, यहाँ आपको दो मैप देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सबसे पहले, तो ताकि आप इसको जब भी पढ़ें आपको ये मैप के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। यहाँ जो मैंने बनाया है ये दोनों ही सेम है, ये अलग नहीं है। ये बस मैंने एक तरीके से इसका जूम वर्जन बनाया है यहाँ पर। ठीक है, एक तरीके से जूम वर्जन बनाया है। यहाँ पर आप देखें तो जो भारत में अगर हम बात करें सिंधु नदी की, तो ये इंडिया के मैप में ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन होगी। ठीक है, यानी अगर बात करें हम इसको देखें तो ये मेन सिंधु नदी गई है और सिंधु नदी और इसकी सहायक नदी आगे मिली है। ठीक है, ये मानसरोवर लेक से इसका ओरिजिन है और यहाँ पर ये दी गई है और ये इसकी सहायक नदियां हैं। बस इसी का एक जूम वर्जन जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं बोर्ड में, ताकि हमको स्टडी पर्पज से ये बहुत इजी रहेगा। तो इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिंधु नदी की। तो फिर सिंधु नदी के बाद हम चर्चा करेंगे, फिर इसकी एक करके सहायक नदियां पढ़ेंगे और इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी की। तो हर नदी का आपको जो मेन रिवर्स है उनकी तीन चीजें इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है। सबसे पहले उनका सोर्स मतलब होता है उद्गम, अर्थात नदी का ओरिजिन या सोर्स या उद्गम, अर्थात नदी कहां से शुरू हुई है उसको बोलते हैं उसका उद्गम या सोर्स या उसी का ओरिजिन। और दूसरा नदी का समापन को बोलते हैं जहां पर नदी जाके समुद्र में मिली है, यह किसी बड़ी नदी में जाके मिली है। जैसे कि यमुना का समापन समुद्र में नहीं है लेकिन गंगा में जाकर मिली है। उसका ओरिजिन क्या है, उसका समापन अर्थात उसका उद्गम क्या है और उसका समापन क्या है। समापन को क्या बोलते हैं? समापन को ही हम बोलते हैं माउथ, या उसी को बोलते हैं कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस मतलब होता है संगम। अगर हो सकता है किसी बड़ी नदी में जाके मिल गई उसका कन्फ्लुएंस पॉइंट हो जाएगा वो। जैसे कि यमुना इलाहाबाद में जाके, या उसको बोल सकते हैं हम प्रयागराज में जाके मिलती है गंगा में, तो यमुना का कन्फ्लुएंस कहां पर है? गंगा में है, प्रयागराज में। तो जहां पर नदी समुद्र में जाके या किसी बड़ी नदी में जाके मिली है तो उसको बोलते हैं कन्फ्लुएंस, या उसको बोलते हैं माउथ या मुहायना। ठीक है, ये डेस्टिनेशन बोल सकते हैं हम सिंपल में, या इसको सिद्ध हिंदी में बोलते हैं उसका नदी का समापन। तो हमको उद्गम याद रखना है नदी का, कहां से वो शुरू हुई है, और समापन कहां पे नदी समाप्त हुई है। तो पूरा ये दो चीजें, और तीसरा नदी की अगर लंबाई, अगर बड़ी नदी है, इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी का उद्गम हुआ है अपने यहां पर देखें तो मानसरोवर लेक है। ठीक है, मानसरोवर लेक, कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी की जाती है। एक जो हिंदू रिलीजन में भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है कैलाश पर्वत। अगर पुराणों की बात करें तो कैलाश पर्वत ही मानसरोवर झील है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी होती है
तो कैलाश, जैसे कि अमरनाथ की यात्रा होती है वैसे ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। तो ये तिब्बत, चाइना के अंडर में ये तिब्बत वाला जो रीजन है, तो तिब्बत वाले रीजन में कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत और कैलाश मानसरोवर पर्वत पर ही मानसरोवर लेक है। तो सिंधु नदी की बात करें तो कैलाश पर्वत, कैलाश माउंटेन जो है, कैलाश पर्वत पर मानसरोवर लेक है। और वहीं पर एक ग्लेशियर क्या होते हैं, जो हिम होते हैं, जो पहाड़ियां जो बर्फ से ढकी हों, ठीक है। तो बर्फ से ढकी हो या एक बिल्कुल जैसे कि बर्फ का एक बड़ा सा जो सरफेस कवर किया हो, ठीक है। बर्फ जब ज्यादा मात्रा में, उसको क्या बोलते हैं, उसको ग्लेशियर्स बोलते हैं। इसी को बोलते हैं हिंदी में हिमनद। क्या बोलते हैं, हिमनद। तो कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील है, वहीं पर बोखरचू, क्या नाम है उस ग्लेशियर का, बोखरचू ग्लेशियर है। यहां से उद्गम हुआ है किसका, सिंधु नदी का, ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम या सोर्स क्या है, कैलाश मानसरोवर पर्वत पर मानसरोवर झील है, वहीं पर बोखरचू ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। और इसके बाद ये नदी बहती हुई जाती है और बहते हुए इसका समापन कहां पर होता है, ये अरब सागर में, ठीक है। अरब सागर की बात करें, अरेबियन सी, तो हम गुजरात की बात, ये जो गुजरात के पैरेलल में देखेंगे आप इंडिया के मैप में, तो अरब सागर दिखेगा आपको, ठीक है। तो अरब सागर, अरे इस साइड बंगाल की खाड़ी है, हमने पढ़ा इस साइड अरब सागर है, तो अरब सागर में आके सिंधु नदी मिलती है, ठीक है। तो अरब सागर में आगे इसका समापन हो जाता है। तो उद्गम कहां से होता है, मानसरोवर लेक, बोखरचू ग्लेशियर, कैलाश पर्वत से, और समापन कहां पर होता है इसका, अरब सागर में या अरेबियन सी में आकर, ठीक है। अब इसकी हम उसकी जर्नी पूरी पढ़ते हैं हम, किसकी, सिंधु नदी की। देखिए सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश मानसरोवर पर्वत के बोखरचू ग्लेशियर से, इसका उद्गम होता है। इसके बाद ये नदी बहती है और यहाँ पर तिब्बत वाला रीजन है, ठीक है। इसके बाद ये नदी बहती है और बहते हुए ये उल्टी ऊपर की ओर बहती है, ठीक है। ये नॉर्थ की ओर बहती है, ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन होगी, तो ये उत्तर में बहते हुए तिब्बत में एक घाटी में बहती है, तिब्बत की एक घाटी में बहती है, संकीर्ण घाटी में। उसको हम बोलते हैं वैली, या उसको बोलते हैं गार्ज। गार्ज हम पढ़ चुके हैं, गार्ज क्या होता है, कैनियन। तो मानसरोवर ये कैलाश पर्वत से निकल के ये तिब्बत की घाटी में उत्तर की ओर बहती हुई है, और एक संकीर्ण घाटी में, इसको बोलते हैं सक्रिय, नैरो वैली बोलेंगे इंग्लिश में। तो नैरो वैली में बहते हुए ये उत्तर की ओर जाती है, और यहां पर तिब्बत में सिंधु नदी को कहा जाता है आपका सिंधी खम्मन। क्या बोला जाता है, सिंधी खम्मन बोला जाता है, या इसको बोल सकते हैं यहां पर लद्दाख का सिंहमुख, लद्दाख का सिंहमुख, या लायंस माउथ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लायंस या माउथ, ठीक है। तो तिब्बत में जब ये संकीर्ण घाटी में, एक बिल्कुल संकीर्ण घाटी क्या होती है कि आपका ये नैरो वैली है, ठीक है। दोनों ओर यहाँ पर ऐसे पहाड़ हैं और बीच में बिल्कुल रास्ता है, ठीक है। ये नदी बह रही है और दोनों साइड ये पहाड़ हैं, इसको बोलते हैं संकीर्ण घाटी। तो ये नदी तिब्बत में संकीर्ण घाटी में बहती है, जहां पर तिब्बत में क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं सिंधी खम्मन, या लद्दाख का सिंहमुख, या लायंस माउथ बोलते हैं। उसके बाद ये नदी बहती है और यहाँ पर जास्कर श्रेणी, जास्कर हमने जब हिमालय पढ़ा है तो जास्कर माउंटेन्स है, तो जास्कर और पीर पंजाल माउंटेन्स पढ़ते हैं। कौन से, पीर पंजाल। तो जास्कर श्रेणी के पास लद्दाख भी एक श्रेणी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ये माउंटेन्स है। तो लद्दाख पर्वत, लद्दाख यहाँ पर पड़ता है आपका जास्कर माउंटेन्स, ठीक है, यहां पड़ता है लद्दाख माउंटेन्स, ठीक है। तो लद्दाख और बात करें, ये देखें तो लद्दाख यहां पर पड़ेगा जास्कर, तो लद्दाख और जास्कर माउंटेन्स के पास बात करें तो सिंधु नदी एकदम बिल्कुल बीच में लगभग सीधी रेखा में बहती है, मतलब इसमें ज्यादा ऐसे फ्लक्चुएशन नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था मिएंडर जो होते हैं ना, ज्यादा बल या मोड़ नहीं पड़ते इसमें, लगभग लद्दाख और जास्कर के पास ये लगभग सीधी बहती है और सीधी बहते हुए आगे की ओर निकल जाती है। जैसे ही आगे पहुंचती है तो यहां पर लेह है, ठीक, कौन सा, लेह नगर। तो लेह के पास जाके देखें तो दक्षिण से, नीचे से कौन सा डायरेक्शन है, साउथ है, तो दक्षिण से आकर जास्कर नदी आके मिलती है किसमें, सिंधु में। कौन सी नदी, जास्कर नदी आके जास्कर नदी सिंधु में मिलती है। और उसके बाद इन नदियों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, सबके बारे में, ठीक है। जब ये आगे की ओर बहती हुई जास्कर नदी आके इसमें मिलती है, फिर ये नदी और आगे की बढ़ जाती है, तो आगे बहते हुए इसमें शोक नदी, ठीक है, शोक नदी आके इसमें मिल जाती है, किसमें, इंडस रिवर में शोक नदी आके मिल जाती है। फिर जब और आगे निकलती है तो एक में सिंगार नदी, कौन सी, सिंगार नदी। तो सिंगार नदी मिलती है और यहीं पर इसमें एक द्रास नदी और एक शुरू नदी, ठीक है, इसमें नहीं लिखा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो द्रास और शुरू नदी मिलती है। फिर इसके बाद सिंधु नदी और आगे की ओर बहती है और आगे बहते हुए इसमें एक नदी आके मिलती है सिंगार नदी के बाद, कौन सी नदी, गिलगिट नदी, ठीक है। गिलगिट नदी की बात करें तो गिलगिट नदी K2
जो इधर पे आपका हुंजा आती है K2 से, और गिलगिट नदी इसमें आके मिलती है कहां पर, यहाँ। और जहां पर गिलगिट नदी मिलती है वहीं पर ये नदी आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, देख रहे हैं हम, ऊपर से एकदम नीचे आया है, ठीक है। तो जब ये नदी ऐसे ऊपर से नीचे की ओर आती है ऐसे, ठीक है, तो ये वी शेप की वैली बनती है। इसमें कैसी बनती है, वी शेप की वैली बनती है, दिख रहा है ना ये वी शेप, क्लियर। तो ये नदी जब जहां पर गिलगिट नदी आके उसमें मिलती है तो वहीं पर एक बुंजी नामक स्थान है। कौन सा स्थान है, बुंजी स्थान है। तो वहीं पर एक गिलगिट गॉर्ज बनता है। गिलगिट गॉर्ज जैसे को बोलते हैं बुंजी गॉर्ज, जो लगभग गॉर्ज समझते हैं ना आप, वी शेप वैली को बोलते हैं गॉर्ज, अर्थात वी आकार की घाटी को बोलते हैं गार्ज। ये और जब बड़ा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा तो क्या बोलते हैं उसको, कैनियन, जिसका निर्माण कहां पर होता है, नदी की युवावस्था में या माउंटेन्स में, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जहां पे गिलगिट नदी आके मिलती है वहां पर ये एक गार्ज बनाती है, जिसको बोलते हैं या तो बुंजी गॉर्ज बोलते हैं या इसी को बोलते हैं गिलगिट गॉर्ज, जो कितना है, जो है आपका 5200 मीटर, कितना, 5200 मीटर, ठीक है। ये गहरा गार्ज है, ठीक है, 5200 मीटर गहरा गार्ज का निर्माण करती है। इसके बाद सिंधु नदी निकल जाती है और पीओके में प्रवेश करती है। पीओके अर्थात पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में प्रवेश करती है। इसके बाद ये सिंधु नदी और आगे की ओर निकलती है, फिर ऐसा शार्प टर्न लेती है और ये जब नीचे ये यहां पर आती है तो यहां से एकदम शार्प टर्न लेती है, और शार्प टर्न लेते हैं और देख रहे हैं हम, ऊपर की शार्प टर्न लिया और पीओके से निकल के और आगे की ओर जाती है, और पीओके से निकल के आगे की ओर जाकर यहां पर पड़ते हैं हिंदकुश माउंटेन्स, ठीक है। तो हिंदकुश माउंटेन के पास एक सॉल्ट रेंज है, सॉल्ट रेंज आपका पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। तो सॉल्ट जब वैसे ही आपका पीओके से निकलती है, तो पीओके से निकलने के बाद धौलाधर श्रेणी, उससे और आगे होते हुए पोटवार प्लेट्यू, एक पठार है, कौन सा पठार है, पोटवार प्लेट्यू। तो पोटवार प्लेट्यू, पोटवार के पठार में ये बहती है और सॉल्ट रेंज को क्रॉस करके और ये पाकिस्तान निकल जाती है। अब ये न पाकिस्तान के पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब उसमें प्रवेश करती है, पाकिस्तान के पंजाब में बहते हुए इसमें एक काबुल नदी आके मिलती है, फिर कुर्रम नदी आके मिलती है और गोमल नदी आके मिलती है। कौन सी, काबुल, कुर्रम और गोमल नदी आके मिलती है इसी में, और ये फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है लाहौर वाले क्षेत्र में, और इसी में यहीं पर आपके पंजनद, पंजनद जो है, पंजनद में आपकी जो 5 इसकी सहायक नदियां हैं, कौन सी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, ये तो ये जो मुख्य, इनको पंजनद बोलते हैं क्योंकि 5 नदी आके मिलती है, ठीक है। इसमें तो सतलज, व्यास, रावी, झेनाब, चेलम जो है ये सबकी सबका एक पूरा का पूरा एक कन्फ्लुएंस पॉइंट है यहाँ पर पंजनद, और यहाँ पे मिलने के बाद, ठीक है, ये नदी फिर एक शार्प टर्न लेती है, इसको बोलते हैं एक हल्का सा एक हेयरपिन बैंड टाइप का लेती है, ठीक है, एक टिल्ट लेती है, और ये फिर और जाती है और पाकिस्तान में जो कराची सी पोर्ट है, कराची बंदरगाह के पास, ठीक है, तो कराची बंदरगाह के पास ये नदी जाके मिल जाती है, कहां पर, अरब सागर में। ये दिख रहा है आपको इसका, ये, ठीक है। तो अरब सागर में जाके इसका समापन हो जाता है और ये नदी समुद्र में मिल जाती है। तो यहां से ये मैंने बताया किसका, सिंधु नदी का पूरा रिवर कोर्स, कहां से, मानसरोवर झील, बोखरचू ग्लेशियर से लेके पूरा अरब सागर तक, ठीक है। तो ये इसकी पूरी जर्नी है, क्लियर। तो ये तो इसकी आपका रिवर कोर्स हो गया, ये रिवर जर्नी हो गई। अब बात करते हैं सिंधु नदी की कुछ विशेष पॉइंट्स की। तो सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर, कितनी है, 2880, ठीक है, 2880 किलोमीटर कुल लंबी नदी है ये सिंधु नदी। और इसकी विशेषता ये है कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। कहाँ की, जैसे कि बोलते हैं भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी, वैसे ही इंडस रिवर, या इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं सिंधु रिवर। कौन सी रिवर, सिंधु रिवर। तो इंडस नदी, इसका नाम सिंधु भी है, ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और बात करें 2880 किलोमीटर, कितनी, 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर बात करें सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी के किनारे बसे शहर है आपका, सिंधु में कराची जो शहर है, ठीक है, कराची इसी के निकट बसा है सिंधु नदी के किनारे। सिंधु की बात करें, इसका कैचमेंट एरिया लगभग 11 लाख किलोमीटर, कितना है, लगभग 11 लाख किलोमीटर का कैचमेंट एरिया, जिसमें से 3,87,000 का जो कैचमेंट एरिया समझते हैं, जहां से पूरा, उसमें जैसे कि बात करें ये सिंधु नदी, तो जहां से पूरा मिलके पानी पहुंचा है नदियों के, ये सब कहलाएगा कैचमेंट एरिया। तो ये कैचमेंट एरिया कितना है पूरा, ये लगभग 11 लाख किलोमीटर है, ठीक है। और 11 लाख किलोमीटर में से 3,87,000 किलोमीटर, ठीक है, वो किस में है, इंडिया में है, वो इंडिया में, वहां की रेस्ट किस में है, पाकिस्तान में, और रेस्ट कुछ
तिब्बत में है, ठीक है। तो सिंधु नदी का मुख्य सबसे ज्यादा बहती है, अगर सिंधु नदी 3 देशों में बहती है, ये इंटरनेशनल रिवर है। ऐसी नदियां जो इंटरनेशनल बाउंड्री के बाहर बहती हैं या एक से अधिक देश में बहती हैं वो कहलाती हैं अंतरराष्ट्रीय नदियां या इंटरनेशनल रिवर। तो सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी आपका चाइना का जो क्षेत्र है, तिब्बत चाइना में बहती, उद्गम होता है ओरिजिन, फिर ये इंडिया में सिर्फ ये लेह डिस्ट्रिक्ट से बहती निकलती है और उसके बाद ये इंडिया के बाद पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और पाकिस्तान में इसका मुख्य भाग बहता है। तो इसका जो मेन एरिया है वो कहां पर है? पाकिस्तान में। जो 2880 किलोमीटर इसमें से भारत में बहती है 709 किलोमीटर। कितनी बहती है भारत में? 709 किलोमीटर। तो 2880 किलोमीटर में से 709 किलोमीटर बहती है भारत में और रेस्ट आपका बिल्कुल कुछ पोर्शन तिब्बत में और वहां की आगे का इसमें पाकिस्तान में ये बहती है, ठीक है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। जैसे आज जो हमारे कंट्री में जो गंगा की इंपॉर्टेंस है वही इंपॉर्टेंस सिंधु नदी की कहां पर है? पाकिस्तान में, ठीक है। वहां पर पूरा पीने का पानी का इरिगेशन पर्पज से, हाइडल पर्पज, सभी पर्पज से सिंधु नदी पानी प्रोवाइड कराती है। क्लियर? इसके किनारे बसे शहर हमने देखे, कराची जो है इसके किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। क्लियर? और सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी को लेकर एक, जैसे कि जैसे कि भारत और पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उससे हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं है। तो वैसे ही जब जो सिंधु नदी भारत से जब प्रवेश करती है पाकिस्तान में तो इसके पानी को लेकर डिस्प्यूट है। जैसे कि कावेरी नदी के पानी को लेकर भी डिस्प्यूट है। जैसे कि होता है ना हमारे घर के आसपास कोई जमीन होती है, कुछ ऐसा होता है तो उसको लेकर डिस्प्यूट होते हैं। तो वैसे दो देशों के बीच हर छोटी बड़ी चीजों पर डिस्प्यूट होते हैं। जैसे बॉर्डर को लेकर पाकिस्तान से हमारा जैसे पीओके वाला उससे डिस्प्यूट है या विवाद है, तो वैसे सिंधु नदी को लेकर भी विवाद है। तो सिंधु नदी को लेकर एक जल समझौता हुआ था, सिंधु नदी जल समझौता। तो समझौता मतलब ट्रीटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ट्रीटी। तो दोनों कंट्रीज के बीच एग्रीमेंट हुआ 1960 में। कब हुआ? 1960 में एक ट्रीटी या एग्रीमेंट हुआ किसको लेकर? सिंधु नदी के जल को लेकर, कि सिंधु नदी का पानी कौन यूज करे, क्योंकि अब ये भारत से निकली है। भारत अगर पूरा पानी रोक लेगा इसका सिंधु नदी के यहीं पर, तो पूरे पाकिस्तान में पानी नहीं जाएगा। तो ये तो फिर इंटरनेशनल डिस्प्यूट की बात होगी ना, कि अगर यहाँ पे अगर हम पानी ऊपर से नीचे की ओर बहती है और हमने अगर डैम बनाकर पूरा पानी रोक लिया सिंधु नदी का, तो फिर उसका पानी आगे जाएगा ही नहीं। तो फिर पाकिस्तान उस पर आपत्ति जताएगा। तो दोनों कंट्रीज में विवाद ना हो उसको लेकर एक समझौता हुआ था, उसको बोलते हैं सिंधु रिवर इंडस रिवर डिस्प्यूट सेटलमेंट, तो ये ट्रीटी। तो वैसे सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। आपको ईयर याद रखना कब हुआ था ये? 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। इसके तहत जो ऊपर की 3 नदियां हैं, इसमें मुख्य रिवर की बात करेंगे हम। ये जो नदियों की बात हो रही है ना, इन नदियों की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें किस किस रिवर की बात होगी? इंडस रिवर की, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। कितनी नदी हो गई? 6 नदी हो गई। कितनी नदी हो गई? 6। सबसे ऊपर कौन सी हो गई? सिंधु नदी, ठीक है। दूसरी सबसे ऊपर हो गई आपकी सिंधु नदी हो गई है, ठीक है। जो 1960 का समझौता था सिंधु रिवर को लेकर, ठीक है, उसमें कितनी नदियों के था? वो 6 नदियों का। 3 सबसे ऊपर सिंधु नदी, ठीक है। फिर आपका झेलम रिवर, सिंधु, फिर झेलम, फिर आपका चेनाब, फिर आपका रावी, फिर आपका ब्यास और आपका सतलज, ठीक है। तो सिंधु नदी जल समझौता हुआ। इसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी को लेकर समझौता हुआ। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर सब, ये इंडिया की बॉर्डर है, तो ये सब नदियां पाकिस्तान जा रही हैं। ये सब की सब नदियां कहां जा रही हैं? पाकिस्तान जा रही हैं, एक्सेप्ट ब्यास। कौन सी? एक्सेप्ट ब्यास। तो इसमें समझौता ये हुआ कि जो ऊपर की 3 रिवर, मैंने सीक्वेंस में लिखा है, सबसे ऊपर जो सिंधु, फिर मैंने लिखा है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो ऊपर की 3 नदियां ये पाकिस्तान के हिस्से में आई और नीचे की 3 नदियां इंडिया के हिस्से में आई। तो इनका पानी भारत यूज करेगा मेजर, और इसका पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन क्योंकि सिंधु एक मुख्य नदी है, तो सिंधु नदी के जो 20% पानी, कितना? सिंधु नदी के 20% पानी पर भारत का अधिकार होगा। अर्थात भारत सिंधु नदी का 20% पानी इस्तेमाल कर सकता है। वहां की ऊपर की 3 नदियां आई किसके? पाकिस्तान के हिस्से में, और नीचे की 3 नदियां आई भारत के हिस्से में, और यही है सिंधु नदी जल समझौता। और जब भी हमारा पाकिस्तान से कोई डिस्प्यूट होता है तो कई तरीके जो है हम उसको कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन देते हैं कि अगर आप हमारे साथ कुछ भी ऐसा अगर डिस्प्यूट होता है तो हम सिंधु नदी जल समझौता को तोड़ देंगे और इस पे शायद हम कब्जा कर लेंगे, ठीक है। वहाँ पे डैम्स बना के पानी रोक लेंगे, तो कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान को काउंटर करते हैं उसको, ठीक है। तो ये 3 नदियां किसके हिस्से में? पाकिस्तान, और नीचे की 3 नदियां भारत के हिस्से में। ओके,
चलिए, तो ये था सिंधु नदी जल समझौता जो किस किस के बीच हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में। चलिए, ये तो बात हो गई सिंधु नदी की। सिंधु नदी का हमने देख लिया कि इसकी सहायक नदियां हैं, ये जितनी सब लिखा है ये सबकी सब सहायक नदियां हैं, ठीक है। जो इसकी मुख्य सहायक नदियां सिंधु नदी की वो हैं आपका झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। बाकी ये सब भी हैं पर ये इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये बात करें तो ये मैंने बता दिया सिंधु नदी का, देख लिया यहाँ पे मानसरोवर लेक कैलाश पर्वत से इसका उद्गम होता है और ऐसे बहते हुए ये पाकिस्तान में अरब सागर में गिर जाती है। तो हमने इसका ओरिजिन देखा, हमने इसका डेस्टिनेशन देखा, इसका हमने रिवर कोर्स देखा था, उसकी पूरी नदी की जर्नी देखी, कहाँ से कहाँ तक इसकी जर्नी है, और इसके बारे में मैंने आपको जो बातें बताई इसको आप ध्यान में रखें। क्लियर। अब बात करें, ये आपका इसमें आपको जरूर ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि आपको एग्जैक्ट, ये तो मैंने बता दिया जूम में आपको, ठीक है, पर एग्जैक्ट पता भी तो हो कि एक्चुअल में ये जो मैप बनाई है कहां का, तो एग्जैक्ट यही इसकी लोकेशन है। ओके, चल अब वन बाय वन मैं इसकी सहायक नदियों के बारे में बताऊंगा। क्लियर। और उसको फिर हम इसमें जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट्स में आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। ऊपर की नदियों का हम इसमें सबसे पहले करेंगे और बाद में नीचे की नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गलवान नदी की। कौन सी नदी? ये गलवान नदी में फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ। श्योक नदी तक मैं पहले पढ़ाता था, गलवान नदी इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं इसमें इंडस रिवर सिस्टम में, क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि जो गलवान जो घाटी का जो विवाद हुआ था अब ये थोड़ा चर्चा में आ गई है, तो इसकी देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि एग्जाम में पूछ सकते हैं इसको, ठीक है। अभी तक मैंने गलवान नदी के बारे में नहीं पढ़ाया था, लेकिन इस बार मैंने गलवान नदी को जोड़ा है इसमें, ठीक है। श्योक रिवर तक मैंने पहले पढ़ा चुका था या पढ़ाता था मैं, लेकिन इसको जोड़ा है क्यों? क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट हो गई है गलवान विवाद के बाद। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गलवान नदी से। गलवान नदी की बात करें तो गलवान नदी का उद्गम जो होता है ये अक्साई चिन, अक्साई चिन एक्चुअल में ये वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? ये अक्साई चिन क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे, सॉरी चाइना के कब्जे में, ठीक है। जबकि 1962 का जो इंडो चाइना वॉर हुआ था तो उस युद्ध में चाइना ने कुछ भारत के जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा पे कैप्चर कर लिया, उसको बोलते हैं अक्साई चिन। और वहीं पाकिस्तान ने जो कश्मीर का हिस्सा कब्जा कर रखा उसको बोलते हैं पीओके। तो इस साइड क्या है? ये आपका पीओके है, ठीक है, और ये आपका क्या है? अक्साई चिन है, अक्साई चिन है। क्लियर। तो बात करें तो अक्साई चिन के दक्षिणी भाग से, ये ऊपर साइड है तो लगभग ये वाला एरिया आएगा, ठीक है। तो अक्साई चिन के दक्षिणी भाग से गलवान नदी का उद्गम होता है। ये उसका उद्गम मतलब क्या होगा? सोर्स या ओरिजिन। कभी इसको ट्रांसलेट ना कर पाऊं तो आप समझ जाना। तो गलवान नदी का उद्गम या ओरिजिन कहां से होता है? अक्साई चिन के दक्षिणी भाग से, ठीक है। अक्साई चिन के दक्षिणी भाग से वहां पर सैमजुंगलिंग, ठीक है, सैमजुंगलिंग एक ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? सैमजुंगलिंग। इंपॉर्टेंट आपको याद रहे तो ठीक है, एक रेंज है सैमजुंगलिंग, उसी में ग्लेशियर है। तो गलवान नदी का उद्गम अक्साई चिन के दक्षिणी भाग सैमजुंगलिंग रेंज, वहां पर काराकोरम, काराकोरम का नाम सुना है आपने? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो काराकोरम जो रेंज है, काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है, तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो कि अक्साई चिन के दक्षिणी भाग में वहां पर सामजुंगलिंग से गलवान नदी का उद्गम हुआ है, और ये आके मिलती है किसमें? श्योक नदी में। किसमें आके मिल जाती है? ये श्योक नदी है। क्लियर। तो ये गलवान नदी के बारे में इतना। इसका कहां से उद्गम हुआ है? इसका सामजुंगलिंग काराकोरम सीरीज जो कि अक्साई चिन के दक्षिणी भाग में है, वहां से उद्गम होता है और श्योक नदी में आके मिल जाती है। क्लियर। बस इससे ये गलवान घाटी में बहती है। कहां पर? गलवान घाटी में, जिसमें अभी भारत और चाइना के बीच जो 16 जून को आई थिंक जो डिस्प्यूट हुआ था दोनों जगह के जो आर्मी जो ट्रूप्स है, मिलिट्री ट्रूप्स, उनके बीच में, वो इसी क्षेत्र में हुआ था। फिर बात करते हैं श्योक नदी की। किसकी? श्योक नदी की। श्योक नदी की बात करें तो श्योक नदी का उद्गम होता है आपका रिमो ग्लेशियर। कौन सा? रिमो एक ग्लेशियर है। तो रिमो ग्लेशियर जो कि सियाचिन में है, सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना है? तो सियाचिन ग्लेशियर में ही उसमें एक पर्टिकुलर ग्लेशियर है रिमो ग्लेशियर। तो सियाचिन क्षेत्र से रिमो ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ है श्योक नदी का। उसके बाद श्योक नदी अपने दक्षिण की ओर बहती है, ये इसका उद्गम है, ठीक है। ये श्योक नदी का उद्गम है रिमो ग्लेशियर। तो यहां से ये अपने दक्षिण की ओर बहती है और उसके बाद ये एकदम बैंड लेती है, इसको बोलते हैं हेयर पिन बैंड। जैसे आपकी हेयर पिन ऐसी होती है ना, ऐसे जो पिन होती है इससे कपड़े, ये ऐसी पिन होती है, तो एकदम ये जो ऐसा बैंड हुआ ये वाला, ठीक है, जो बैंड हुआ इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल टर्म में क्या? हेयर पिन बैंड। क्या बोलते हैं? हेयर पिन बैंड। तो यहां से श्योक नदी का उद्गम हुआ है, आपको दिख रहा है, और यहां से एकदम ये हेयरपिन बैंड लेती है और जो उसका प्रीवियस पाथ है अर्थात ये वाला, और अपने पुराने मार्ग के पैरेलली
ऊपर बहती है, ठीक है। जैसे कि आपका ये ऐसे आई और इसी के पैरेलल ऐसे बहने लगी, ठीक है। ये प्रीवियस पाथ है और ये न्यू पाथ है, तो प्रीवियस पाथ के पैरेलल में अर्थात समांतर बहने लगती है, ठीक है। तो यहां से श्योक नदी पहले आपका रेमो ग्लेशियर सियाचिन से निकलती है और दक्षिण की ओर बहती है, और यहां पर आपका पेंगोंग लेक भी नाम सुना होगा। तो पेंगोंग लेक है, वैसी पेंगोंग एक माउंटेन सीरीज भी क्या है, तो पेंगोंग माउंटेन सीरीज से बहते हुए हेयरपिन बैंड लेती है और अपने पुराने जो पाथ है, पुराने पाथ के एकदम पैरेलली बहती है, पुराने पाथ के पैरेलली बहती है और आके जाके यहां पर कहां मिल जाती है, किसमें, ये रेड कलर में बनी पूरी सिंधु रिवर। कौन सी बनी है, रेड कलर में, सिंधु रिवर। तो ये अपने उसके पेंगोंग सीरीज के से निकलकर आगे जाके यहां पर एक जगह है स्कार्डू वैली। क्या है, स्कार्डू वैली। जैसे कि फूलों की घाटी उत्तराखंड में, वैली मतलब होता है घाटी, तो वैसे ही स्कार्डू घाटी है। कैसी, जैसे गलवान घाटी, गलवान वैली, वैसे ही स्कार्डू घाटी यहां पर। और स्कार्डू घाटी के पास जाकर किसमें मिल जाती है, ये इंडस रिवर में। कौन सी नदी, श्योक नदी। क्लियर है। तो ये श्योक नदी का मैंने आपको बता दिया, इसका उद्गम और इसका समापन, ठीक है। श्योक नदी को बोलते हैं रिवर ऑफ डेथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिवर ऑफ डेथ कहा जाता है। कभी पूछा जाए क्वेश्चन, क्योंकि श्योक नदी भी चर्चा में रही थी इसके गलवान नदी के साथ साथ, ठीक है। तो श्योक नदी को रिवर ऑफ डेथ बोलते हैं, और इसलिए बोलते हैं क्यों बोलते हैं, क्योंकि श्योक नदी जो है, इसका जो पाथ है, एकदम से जब ये टर्न लेती है तो यहां पर दोनों साइड ऐसे माउंटेन रेंजेस के बीच में बहती है, दोनों ओर ऐसे ग्लेशियर्स हैं या खड़ी पहाड़ियां हैं, उसके बीच में बहती है ऊपर से नीचे को एकदम तीव्र गति से। तो इसके अगर आप पाथ में, रास्ते में आ गए तो आपका मरना निश्चित है। क्यों, क्योंकि दोनों ओर ऐसी घाटियां कि आप उससे कहीं बच के जा नहीं सकते। जैसे अगर ट्रेन की पटरी है, उसके बीच में आ गए तो आप कहीं इधर नहीं हो सकते, अगर कोई अब किसी सुरंग में फंस गए तो वैसे ही सुरंग की तरह ये बहती है घाटियों के बीच से। इसके अगर सामने आप गलती से पड़ गए तो आपकी मृत्यु निश्चित है, आप कहीं नहीं जा सकते, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर ऑफ डेथ। किसको, श्योक नदी को। क्लियर। चलिए, और जब ये श्योक नदी आगे की ओर बहती है पेंगोंग सीरीज से, तो इसमें कौन सी नदी आके मिलती है, नुब्रा रिवर। कौन सी नदी मिलती है, नुब्रा, ठीक है। तो नुब्रा नदी आके मिलती है किसमें, श्योक नदी में। तो नुब्रा नदी की बात करें तो इसका उद्गम भी होता है सियाचिन से। कहां से, सियाचिन से इसका उद्गम होता है, और सियाचिन से ये अपने दक्षिण की ओर बहती हुई आके मिल जाती है श्योक नदी में। सिर्फ इसमें इतना याद रखना है, नुब्रा रिवर किसकी सहायक नदी है, श्योक नदी की, जो कि इनडायरेक्टली इंडस की सहायक नदी है, ठीक है। तो आपका गलवान कंप्लीट है, श्योक कंप्लीट है, नुब्रा कंप्लीट है। फिर बात कर लेते हैं जास्कर नदी की। तो जास्कर रिवर की बात करें तो जास्कर नदी आपका यहां पे लेह लद्दाख है। कौन सा है, लेह लद्दाख। तो लेह लद्दाख नगर में जास्कर नदी बहती है और अपने दक्षिण की ओर बहते हुए इसका उद्गम होता है जास्कर सीरीज से। काराकोरम लद्दाख और जास्कर जो माउंटेन्स है, तो ये अपने लेह नगर में जास्कर सीरीज से निकलती है और जाके मिल जाती है किसमें, सिंधु नदी में, ठीक है। जास्कर कंप्लीट। उसके बाद हम देखते हैं आगे, और उसके बाद हम देखें तो ये सिंगार रिवर, ठीक है, आगे की ओर आके सिंगार नदी है। तो सिंगार नदी जो है एक ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर। उस ग्लेशियर का नाम है बाल्टोरो। तो बाल्टोरो ग्लेशियर से उद्गम होता है सिंगार नदी का, और बाल्टोरो ग्लेशियर से निकलने के बाद सिंगार नदी आती है और यहां पर मिल जाती है, कहां पर, इंडस रिवर में। किसमें मिल जाती है, इंडस रिवर में, ठीक है, शिमू वैली में जाके। ओके, चलिए फिर हम देखें आगे कौन सी नदी है, हुंजा। तो इसको हम पढ़ते हैं गिलगिट के साथ, ठीक है। गिलगिट नदी जो है, गिलगिट नदी यहां पर एक लेक है, शांडुर लेक। कौन सी लेक है, शांडुर लेक या शांडुर झील। तो शांडुर झील से गिलगिट नदी का उद्गम होता है, और शांडुर झील से निकलने के बाद गिलगिट नदी जाती है और आगे की ओर बहते हुए कहां से होता है, शांडुर लेक। याद रखना इंपॉर्टेंट है गिलगिट नदी। तो शांडुर लेक से गिलगिट नदी का उद्गम होता है। उसके बाद गिलगिट शहर, गिलगिट टाउन से गिलगिट रिवर थोड़ा सा एक टर्न लेती है, दिख रहा है आपको टर्न। तो ये एक टर्न लेती है यहां पर, कौन से, गिलगिट नदी का नाम भी, और गिलगिट जगह, गिलगिट बल्टिस्तान जो जगह है पीओके में, कौन सी, गिलगिट बल्टिस्तान। ये कहां पर है, पीओके में, पाक बलूचिस्तान में। तो गिलगिट नदी शांडुर लेक से निकलकर गिलगिट टाउन में एक टर्न लेती है, जहां पर इसको हुंजा रिवर मिलती है। कौन सी रिवर, हुंजा रिवर। उसके बाद ये नदी आगे की ओर जाती है और गुंजी जामक जो स्थान है, यहां पर बताया था मैंने, गुंजी गॉर्ज बनता है, गिलगिट गॉर्ज या गुंजी गॉर्ज, और गुंजी नामक स्थान में उत्तर की ओर जाके किसमें मिल जाती है, इंडस रिवर में। कहां पे, इंडस रिवर में। और जब ये सिंधु नदी में मिलती है, वहां पर 3 माउंटेन का जंक्शन है। कौन कौन से माउंटेन वहां पर, हिंदुकुश पर्वत, आपका कश्मीर हिमालय, ठीक है, हिंदुकुश पर्वत, कश्मीर हिमालय और पीर पंजाल। कौन सा, पीर पंजाल, ठीक है। तो
यहां पर लगभग ये तीनों पहाड़ियां आके मिलती है, यहीं पर आके मिल जाती है गिलगित नदी। ठीक है, तो इसका शांडुल लेक इसका ओरिजिन है और कहां पे आके मिलती है, जहां पर गुंजी गोर्ज बनता है तो गुंजी नामक स्थान पर 3 पहाड़ियां वहां पर आके मिल जाती है। और इसमें कौन सी नदी आके मिलती है, हुंजा रिवर। हुंजा रिवर की बात करें तो हुंजा रिवर का उद्गम होता है, यहां पर 3 नदियां मिलकर बनाती है हुंजा नदी, और वहां से आके मिल जाती है गिलगित की सहायक नदी। बस इतना पढ़ना है, इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। ओके, तो ये कंप्लीट हो गई। फिर बात करते हैं कुनार नदी की। किसकी, कुनार नदी की। कुनार नदी की बात करें तो कुनार नदी का ओरिजिन 2 शाखा में होता है। यहां पर एक पास है, पास मतलब दर्रा, उस दर्रे का नाम है बोरगिल पास। क्या नाम है, बोरगिल पास। तो बोरगिल पास से कुनार नदी का उद्गम है, और यहां पर ये आके ये एक क्षेत्र उसको बोलते हैं खैबर पख्तूनवा प्रांत। जैसे कि हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, वैसे ही पाकिस्तान में क्या है, प्रांत है। प्रांत या जैसे हमारे यहाँ पहले प्रांत हुआ करते मध्य प्रांत, यूपी प्रांत, तो वैसे ही पाकिस्तान में क्या है, खैबर पख्तूनवा प्रांत। तो कुनार नदी का बोरगिल पास से उद्गम होता है ओरिजिन, उसके बाद ये खैबर पख्तूनवा प्रांत में आती है, और उसके बाद आगे किसमें मिल जाती है, काबुल नदी में। किसमें मिल जाती है, काबुल नदी में, खैबर पख्तूनवा प्रांत में बहते हुए। ठीक है, इसके कुनार के बारे में इतना। फिर बात करते हैं काबुल नदी की, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, ये काबुल कुर्रम की बात करें तो ये सब जो है अफगानिस्तान की नदी है। कहाँ की नदियां हैं, कुनार, काबुल, कुर्रम, नाम से समझ में आ रहा है, तो ये अफगानिस्तान से नदियां बहती हुई आती हैं। ठीक है, बात करें काबुल नदी की, तो काबुल नदी का एक सांगलोक एक माउंटेन रेंज है, जो कि किसकी पर्वत श्रेणी, हिंदुकुश। जैसे हिमालय, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, सब किसमें, सब हिमालय है, सबकी पेरेंट हिल क्या है, हिमालय। तो वैसे ही सांगलोक करके एक माउंटेन रेंज है, उसकी पेरेंट हिल क्या है, हिंदुकुश। तो हिंदुकुश पहाड़ियों का ही एक सीरीज है सांगलोक, वहां से उद्गम होता है किसका, काबुल नदी का, और वहां से निकलकर काबुल नदी इसके दो उसमें ब्रांच में आती है। कितने ब्रांच में, 2 ब्रांच में, ये दोनों काबुल नदी की ही ब्रांच है। ठीक है, तो सांगलोक माउंटेन जो कि हिंदुकुश की रेंज है, वहां से काबुल नदी निकलती है, और यहां पे आके ये उनाई पास है। कौन सा पास है, उनाई पास। जैसे कि हमारे यहाँ हमने पढ़े थे पीर पंजाल दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, तो वैसे हमारा ऐसे बोरगिल पास, तो यहाँ पर उनाई पास है, और उनाई पास के पास एक नदी के पैरेलली बहती है, उस नदी का नाम है हेमलैंड रिवर। कौन सा, हेमलैंड रिवर, उसके पैरेलली बहती है, और आगे आके और किसे मिल जाती है, ये इंडस में। किसे मिल जाती है, सिंधु नदी में या इंडस नदी में इसका समापन हो जाता है, यहां पर इस जगह पर आगे। क्लियर, चलिए, ये खैबर पख्तूनवा प्रांत के पास ही है, काबुल नदी का। क्लियर, तो सांगलोक इसका माउंटेन्स है, इसका ओरिजिन है। अब बात करते हैं काबुल कहां की नदी, अफगानिस्तान की। फिर बात करते हैं कुर्रम नदी की। किस नदी की, कुर्रम नदी की। तो कुर्रम नदी का ओरिजिन भी 2 सीरीज में दिख रहा है आपको। ठीक है, ये भी 2 उसमें निकल, जैसे कि गंगा निकलती है अलकनंदा भगीरथी, तो वैसे ही ये भी 2 से निकलती है ओरिजिन से। तो कुर्रम नदी का उद्गम होता है कोह-ए-सुफद। किससे, कोह-ए-सुफद। ये जैसे कि कोह-ए-सुल्तान करके पहाड़ियां हैं, वैसे ही पहाड़ियां हैं अफगानिस्तान में, क्या, कोह-ए-सुफद या कोह-ए-सुफेद। तो कोह-ए-सुफेद से इसका उद्गम होता है, और कोह-ए-सफेद से उद्गम होने के बाद ये खैबर पख्तूनवा प्रांत में बहती है, और खैबर पख्तूनवा प्रांत में बहते हुए कुर्रम जाके एटक, एटक एक जगह है पाकिस्तान में, कहां पर, पाकिस्तान में, और एटक में आके कहां मिल जाती है, किसमें, सिंधु नदी में। तो कोह-ए-सुफद से इसका उद्गम होता है, और खैबर पख्तूनवा प्रांत में बहते हुए या किसमें मिल जाती है, एटक स्थान पे आके मिल जाती है, सिंधु नदी में। ओके, चलिए फिर बात करते हैं टोची। तो टोची एक सहायक नदी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मत पढ़ना, पर फिर भी इसमें टोची सहायक नदी किसकी है, कुर्रम की। तो टोची नदी जो है ये आके मिल जाती है किसमें, कुर्रम में। क्लियर, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बात करते हैं गोमल। गोमल इंपॉर्टेंट रिवर है, पूछी गई एग्जाम में एक बार। ठीक है, आपका सिविल सर्विस में पूछी गई है, यूपीएससी में, गोमल। तो गोमल नदी की बात करें तो सबसे पहले बता दूं, गोमल नदी का जो उल्लेख है रामायण में किया गया है गोमती नाम से। गोमती एक भारत में नदी अलग है, रामायण में गोमल नदी को गोमती, ठीक है, गोमती नाम से इसका उल्लेख है, मेंशन है। तो गोमल नदी का उद्गम होता है गजनी, सुना है आपने, एक मूवी का नाम भी है। तो गजनी जो प्रांत है, गजनी प्रांत, ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने सुना ना आपने, तो गजनी प्रांत जो है वहां से गोमल नदी के उसके ईस्ट साइड से, गजनी प्रांत के ईस्ट से गोमल नदी का उद्गम हुआ है। उसके बाद ये नदी आके बहती है और झोब नदी इसमें मिल जाती। कौन सी नदी, झोब नदी। उसके बाद गोमल नदी प्रवेश करती है गुमल वैली में। किसमें, गुमल वैली में या गुमल की घाटी में गुमल नदी प्रवेश करती है।
और इसके बाद गुमल नदी आके मिल जाती है किसमें, गुमल वैली में बहती हुई फिर ये प्रवेश करती है दम्मान वैली में। किसमें, दम्मान वैली में। ठीक है, ये थोड़ा डेप्थ में है। ठीक है, आपको जो इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगा ये पढ़ाने के बाद। ये थोड़ा सा डेप्थ में है, इसको आप जरूर एक बार पढ़ लीजिए एटलीस्ट। ठीक है, चलिए, तो गुमल नदी जो है ये गुमल वैली से निकलती है और फिर दम्मान वैली में प्रवेश करती है। और दम्मान वैली, यहां पर गुमल वैली है, दम्मान वैली है, और दम्मान की घाटी, पहले गुमन की घाटी फिर दम्मान की घाटी से बहते हुए ये आके मिल जाती है यहाँ पे इजराइल डेरा है। क्या है, ईसा डेरा या इजराइल डेरा बोलते हैं इसको। ये पाकिस्तान में जगह है। ठीक है, डेरा इस्राइल बोलते हैं, तो डेरा इस्राइल या इजराइल डेरा, वैसे डेरा इस्राइल बोलते हैं। तो डेरा इस्राइल में आके मिल जाती है किसमें, सिंधु नदी में। ठीक है, कौन सी नदी, गुमल नदी। और फिर बात करें झोब नदी की, तो झोब नदी एक सहायक नदी है किसकी, गुमल नदी की। बस इसमें इतना पढ़ना है, क्लियर। तो ये आपको जो इसकी अन्य सहायक नदी थी इनके बारे में मैंने बताया कौन कौन सी नदी। सबसे पहले आपका गलवान नदी जो गलवान की घाटी में बहती है, शुक नदी जिसको रिवर ऑफ डेथ बोलते हैं। ठीक है, और ये सियाचिन में बहती है। नुब्रा शुक की सहायक है। सिंगान नदी ये भी इंपॉर्टेंट है, बाल्टोरो ग्लेशियर से। ठीक है, गिलगिट नदी जो बनाती है, गॉर्ज बनाती है, गिलगिट गॉर्ज। ठीक है, हुंजा नदी गिलगिट की सहायक नदी है। कुन्नार किसकी सहायक है, काबुल की। काबुल अफगानिस्तान की नदी आके बहती है किसमें, मिलती है इंडस में। कुर्रम अफगानिस्तान की नदी किसमें आके मिलती है, इंडस में। टोची किसकी सहायक है, कुर्रम की। फिर बात करें गुमल, ठीक है, गुमल आके मिलती है किसमें, इस डेरा इस्राइल में आके मिलती है इसमें पाकिस्तान में किससे, सिंधु से। और उसकी सहायक नदी झोब नदी। तो ये वो रिवर्स हैं जो सिंधु की सहायक थी। ठीक है, ये आइदर साइड से। अब वो एक जास्का नदी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जिनके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, झेलम, चेनाब, राबी, व्यास, सतलज, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये सब सहायक नदी किसकी है, सिंधु की। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं झेलम नदी की। झेलम नदी की बात करें तो इसका उद्गम हुआ है शेषनाग झील के पास एक झरना है, बेरीनाग झरना। कहाँ, कौन सा झरना है, बेरीनाग झरना, जो कि पीरपंजाल माउंटेन्स में, किसमें, पीरपंजाल माउंटेन्स में है। पीरपंजाल माउंटेन्स के तलहटी में, फुट हिल्स में एक बेरीनाग झरना है। तो बेरीनाग झरने के पास शेषनाग झील से इसका उद्गम हुआ है। इसके बाद ये नदी निकलती है और बेरीनाग झरने से निकलने के बाद ये नदी जाती है और सीधे, ये डब्ल्यू लिखा है, वूलर लेक। कौन सी है, वूलर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये आपका फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, बेरीनाग से निकलने के बाद ये आपका, ये जम्मू कश्मीर की बात है। ठीक है, आपका कश्मीर घाटी में बहती झेलम नदी। कहाँ पे, कश्मीर घाटी में है, पीरपंजाल रेंज, वहीं पर आपका बेरीनाग है। तो वहां से उद्गम होने के बाद ये नदी जाती है और वूलर लेक में प्रवेश करती है। और वूलर लेक में प्रवेश करने के बाद ये नदी जाती है आगे की ओर और बड़ा मूला। ठीक है, जैसे कि आपका जैसे कि आर्मी के कैंप होते हैं, बेस कैंप, जैसे कि आपका उड़ी सेक्टर है, द्रास सेक्टर, वैसे बड़ा मूला सेक्टर है। कौन सेक्टर, बड़ा मूला सेक्टर। तो बड़ा मूला सेक्टर के पास जाती है और ये एक हेयरपिन बैंड लेती है। देखा, आप टर्न ले रही है एकदम से। और बड़ा मूला सेक्टर के साउथ से हेयरपिन बैंड लेती है। हेयरपिन बैंड मैंने बताया था आपको कि एकदम आपका ऐसा घुमाव, ठीक है, ये पिन के जैसा। तो हेयरपिन बैंड लेती है मुजफ्फराबाद में। कहां पर, मुजफ्फराबाद में। और ये आगे की ओर बहती है और भारत पाक की सीमा बनाती हुई, भारत पाक की लगभग 110 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है और आगे जाके मिल जाती है किसमें, चेनाब में। किसमें मिल जाती है, चेनाब में जाके मिल जाती है त्रिमू के निकट। त्रिमू एक जगह, वहां पर जाके मिल जाती है चेनाब में। कौन सी, झेलम नदी। तो इसका उद्गम कहां से होता है, बेरीनाग से। और कहां पे समापन होता है, चेनाब में, त्रिमू। और त्रिमू जो है पाकिस्तान में। एक चीज ध्यान रखना कि सबकी सब नदियां जाके मिलेंगी कहां पर, पाकिस्तान में इनका समापन है। ठीक है, तो त्रिमू के निकट पाकिस्तान में झेलम का समापन हो जाता है। ठीक है, झेलम के बारे में कुछ बात इसकी चर्चा करें तो झेलम जो है इसको वितस्ता, ठीक है, वितस्ता इसका पुराना नाम है, वेदों में वितस्ता नाम से जानी जाती है झेलम। झेलम नदी पर 3 परियोजना बनी है। आपका किशनगंगा प्रोजेक्ट, ठीक है, किशनगंगा, उड़ी और तुलबुल प्रोजेक्ट। कौन कौन से, किशनगंगा, उड़ी और तुलबुल प्रोजेक्ट बने हैं झेलम नदी पर। इसकी 720 किलोमीटर कुल लंबाई झेलम की। और इसके किनारे एक शहर बसा है, श्रीनगर। कौन सा शहर, श्रीनगर, जो कि अशोक ने बसाया था। ठीक है, ये झेलम नदी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए क्लियर। इसका उद्गम याद रखना, समापन चेनाब में, पाकिस्तान में जाकर त्रिमू पे इसकी सहायक, क्लियर। और इस पे प्रोजेक्ट और किनारे बसे शहर। चलिए बात करते हैं चेनाब की। चेनाब की बात करें तो इसकी ओरिजिन 2 शाखाओं में हुआ। कितनी शाखाओं में, 2। जैसे कि आपका
कई नदियों का ओरिजिन दो शाखाओं में होता है, तो ये सी लिखा है तो चंद्र और बी फॉर भागा, कौन सी? सी फॉर चंद्र, बी फॉर भागा। तो चंद्र और भागा नाम की दो शाखाओं में, दो ब्रांच में इसका ओरिजिन उद्गम हुआ है, ठीक है। कहां से? बड़ा लाचा पास। बड़ा लाचा पास आपने सुना है, हमने पढ़ा था पासेस ऑफ हिमालय में। तो बड़ा लाचा पास के पास एक बड़ा लाचा पास लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, तो लाहौल डिस्ट्रिक्ट में बड़ा लाचा पास से इसका उद्गम हुआ है, ठीक है। और आगे दो शाखाओं में चंद्र निकलती है, एक चंद्र का उद्गम होता है एक ग्लेशियर से, और भागा का उद्गम होता है एक झरने से, ठीक है। दोनों नदी आगे मिलती है, और तांडी, क्या नाम है? तांडी। तांडी नामक स्थान जो कि केलोंग के पास है, ठीक है, हिमाचल में। तो तांडी है केलोंग के पास जाके दोनों नदियां मिल जाती हैं, और दोनों के कन्फ्लुएंस पॉइंट में, दोनों के जुड़ने के बाद, ठीक है, दोनों के मिलने के बाद ये नदी आगे की ओर बहती है और एक टर्न लेती है, ठीक है, आगे की ओर बहती है और टर्न लेती है, और यहां पर जाके एक धौलाधर श्रेणी में एक डीप गॉर्ज का, यह गहरे गाज का निर्माण करती है, ठीक है। धौलाधर श्रेणी में एक गाज का निर्माण करते हुए ये नदी आगे की ओर निकल जाती है, ठीक है। और कांगड़ा घाटी में बहते हुए, कहां पर? कांगड़ा घाटी में बहते हुए चेनाब नदी आपका प्रवेश करती है आपका पंजाब के क्षेत्र में, जहां पर गुरदासपुर, कौन कौन सा? गुरदासपुर और ये आपका किश्तवाड़, ठीक है, किश्तवाड़ टाउन है। ये किश्तवाड़ टाउन के पास से शार्प टर्न लेती है, ये दिख रहा है किश्तवाड़, ठीक है। यहाँ से किश्तवाड़ टाउन के पास से एक शार्प टर्न लेती है, और जम्मू कश्मीर, ये पंजाब का नहीं था इसमें, तो किश्तवाड़ टाउन के पास से एक शार्प टर्न लेते हुए जम्मू कश्मीर में अखनूर के पास, अखनूर जम्मू कश्मीर जगह है अखनूर, तो जम्मू कश्मीर में अखनूर के पास जाके ये मैदान में प्रवेश करती है, और आगे जाके पीओके में प्रवेश करते हुए सीधी ये निकल जाती है आगे की ओर, और जाके मिल जाती है कहां पर? पंजनद के पास मिल जाती है पाकिस्तान में, किससे? सिंधु से। किससे मिल जाती है? सिंधु से। क्लियर? तो इसका उद्गम कहां से हुआ है? बड़ा लाचा पास से। क्लियर? इसका समापन हुआ है सिंधु में जाके सीधे। ये ऐसी नदी है जिसका समापन सीधे सिंधु में जाके हुआ है, किसी अन्य नदी में नहीं मिली है। इनमें सिर्फ एक यही मिलके जाके मिलती है सीधे सिंधु। आप देख सकते हैं ये चेनाब ही है जो जाके मिलती है किसमें? सिंधु में। तो चेनाब का समापन सीधे हुआ कहां पर? सिंधु में। ये चेनाब ही है, ठीक है, ये चेनाब का पाथ है, देख रहे हैं आप ये। क्लियर? अब बात करें इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो चेनाब का जो नाम है, इसका नाम अस्कनी नाम है, वेदों में क्या नाम है? अस्कनी। अस्कनी नाम है, 1180 किलोमीटर कुल लंबाई है इसकी, और ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और इनमें एकमात्र ऐसी नदी है जो मिलती है सीधे जाकर सिंधु में, बाकी सब मिलती है चेनाब में जाकर। क्लियर? चेनाब पर 3 परियोजनाएं हैं आपका, बगलिहार दुलहस्ती और बगलिहार दुलहस्ती, बगलिहार है, दुलहस्ती है एक परियोजना, ठीक है। और चेनाब की बात करें तो चेनाब पे मंडी एक शहर है, कौन सा? मंडी एक शहर जो चेनाब के किनारे बसा हुआ है, और ये सिंधु की सबसे बड़ी सलाल बगलिहार दुलहस्ती, कौन कौन सी? सलाल बगलिहार दुलहस्ती, 3 परियोजनाएं, ठीक है, सॉरी। तो सलाल बगलिहार दुलहस्ती, और ये सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चेनाब नदी है। क्लियर? चलिए बात करते हैं रावी नदी की। रावी नदी की बात करें तो इस रावी नदी का उद्गम हुआ है कहां से? रावी नदी का उद्गम आपका रोहतांग पास जो है, ये आर लिखा है, तो रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम हुआ है रावी नदी का। रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है, वहां से निकल के नदी आगे की ओर बहती है, और रोहतांग से निकलने के बाद ये आपका धौलाधर श्रेणी के बैठती है नॉर्थ में, और पीरपंजाल के वेस्ट में, और धौलाधर के नॉर्थ में बहती है, ठीक है। पीरपंजाल के नॉर्थ में और धौलाधर के वेस्ट में बहते हुए ये नदी आगे की ओर जाती है, और धौलाधर जो श्रेणी है वहां पर एक बनाती है गॉर्ज। क्या बनाती है? गॉर्ज। और धौलाधर में गॉर्ज बनाने के बाद ये नदी आगे कांगड़ा वैली में प्रवेश करती है, और कांगड़ा की घाटी में बहने के बाद ये नदी एक आगे की ओर प्रवेश करती है, और पंजाब के मैदान में निकल जाती है। कहां पर? पंजाब प्लेन में। और पंजाब प्लेन में निकलने के बाद ये आपका गुरदासपुर, अमृतसर, ठीक है, अमृतसर और आपका गुरदासपुर, अमृतसर और गुरदासपुर में बहते हुए ये नदी आगे की ओर निकलती है, और पाकिस्तान में जाने के बाद ये मिल जाती है किसमें? चेनाब में, ठीक है। पाकिस्तान में जाके मिल जाती है किसमें? चेनाब में। क्लियर? इसका उद्गम कहां से हुआ तो होता है रोहतांग पास से, और पाकिस्तान में जाके ये त्रिमू के निकट ही, यहां पर भी ये त्रिमू, ये पूरा त्रिमू क्षेत्र है, त्रिमू के निकट मिल जाती है किसमें? चेनाब नदी में। तो चेनाब की सहायक है रावी नदी, ठीक है। इसकी बात करें तो रावी
नदी को पारुष्णी नदी बोला गया है, जो एक दशराग युद्ध लड़ा गया था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो रावी नदी को पारुष्णी नदी के नाम से जाना जाता है वेदों में। इसकी बात करें तो रावी नदी की कुल लंबाई जो है 720 किलोमीटर के समथिंग को इसकी लंबाई है रावी नदी की। रावी नदी पर 2 परियोजनाएं बनाई गई है, आपका चामेरा और थीनमान परियोजना। कौन कौन सी? चामेरा और थीनमान परियोजना। और रावी पे 2 प्रमुख शहर बसे हुए हैं, आपका हड़प्पा और लाहौर। क्लियर है? चलिए रावी के बाद बात करते हैं हम आगे दूसरी नदी की। कौन सी? व्यास नदी। ठीक है, व्यास नदी की बात करें तो व्यास नदी का उद्गम होता है आपका व्यासकुंड। व्यासकुंड जो है आपका रोहतांग पास के पास एक झील जैसा है। ठीक है, व्यासकुंड। तो व्यासकुंड से इसका उद्गम होता है व्यास नदी का, और रोहतांग के पास व्यासकुंड इसका और रावी नदी का उद्गम दोनों बहुत पास पास में है। ठीक है, व्यासकुंड से निकलने के बाद ये नदी दक्षिण की ओर आती है और दक्षिण में ये बहती है। और दक्षिण में बहने के बाद व्यास नदी की बात करें तो ये एक आपका कुल्लू मनाली की पहाड़ियों में बहती है। कहाँ पर? कुल्लू मनाली जो शहर भी है, तो कुल्लू मनाली की पहाड़ियाँ और कुल्लू मनाली शहर में बहते हुए ये नदी एक आगे की ओर बहती है और एकदम एक यू शेप टर्न लेती है। ठीक है, यहाँ पर एकदम एक टर्न लेती है और गॉर्ज का निर्माण करते हुए ये निकल जाती है धौलाधर में। कहाँ पर? धौलाधर माउंटेन पास में, धौलाधर माउंटेन्स में ये एक गाज का निर्माण करती है और कांगड़ा वैली में निकल जाती है। कहाँ पर? कांगड़ा घाटी में। ठीक है, और कांगड़ा घाटी में बहते हुए ये निकल जाती है आगे की ओर, और आपका इसके बाद ये मैदान में प्रवेश करती है पंजाब के मैदान में। और पंजाब के मैदान में ये कपूरथला और अमृतसर में बहने के बाद ये नदी आगे जाके एक हरीके, ये हरीके के निकट, हरीके एक डिस्ट्रिक्ट है, हरीके के निकट पंजाब में किसमें मिल जाती है? सतलज नदी में। किसमें? सतलज नदी में। और जहां पर व्यास नदी मिली है सतलज से, वहां पर एक डैम बनाया गया है हरीके बैराज। क्या बनाया गया है? हरीके डैम, या उसको बोलते हैं हरीके बैराज। और हरीके बैराज से एक नहर निकली है यहां से, इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है और पूरे राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर ही पानी सप्लाई करती है। जो कहां बनी है? सतलज और व्यास नदी के संगम पर हरीके के निकट, क्योंकि हरीके डिस्ट्रिक्ट में ही जाके व्यास मिलती किससे? सतलज से। ठीक है, इसका उद्गम कहां से है? व्यासकुंड से। इसके बाद बात करें व्यास नदी की, तो व्यास नदी को जो व्यास नदी है, ठीक है, व्यास नदी पर एक पौंग डैम बना है। कौन सा डैम बना है? हरीके डैम, और एक पौंग डैम बना हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका व्यास नदी के बारे में, पौंग डैम और आपका हरीके डैम बना हुआ है व्यास नदी पर। हरीके बैराज, जहां से कौन सी नदी निकली है? इंदिरा गांधी नहर निकली है। क्लियर? चलिए फिर बात करते हैं हम सतलज नदी की। सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी का उद्गम होता है आपका जो कैलाश पर्वत है, जो मानसरोवर झील के नीचे एक लेक है, राकसताल लेक। ये आर लिखा है राकसताल लेक, तो राकास लेक या राकसताल झील से इसका उद्गम होता है, जो कि तिब्बत में है। ठीक है, इसका उद्गम होता है। इसके बाद ये नदी आपका लगभग 400 किलोमीटर इसके पैरेलल बहती है। किसके पैरेलल? सिंधु नदी के पैरेलल। 400 नदी सिंधु नदी के समांतर बहते हुए नदी भारत में प्रवेश करती है सीपकिला पास से। किस पास से प्रवेश करती है? यहां पर एक पास है सीपकिला पास। ठीक है, तो सीपकिला पास से ये प्रवेश करती है भारत में। सीपकिला दर्रा जो जोड़ता है भारत को तिब्बत से, भारत में प्रवेश करती है। और भारत में प्रवेश करने के बाद ये कल्पा और रामपुर, ये 2 जगह हैं। कल्पा और रामपुर के पास ये धौलाधर श्रेणी में बहती है और एक गाज का निर्माण करती है। किसका? एक गाज का निर्माण करती है। और कल्पा और रामपुर से आगे की ओर बहते हुए ये भाखड़ा नामक गांव, भाखड़ा क्या है? गांव में प्रवेश करती है। और वहां पर भाखड़ा नंगल डैम का बनाया गया है, जो कि भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल डैम है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बांध है। कौन सा? भाखड़ा नंगल डैम। ठीक है, उसके बाद ये नदी आगे की ओर बहती है और भाखड़ा डैम जहां पर, ठीक है, बनाया गया है। ठीक है, और फिर नदी आगे की ओर बहती है और आगे निकल के पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है पीओके में, और आगे जाके मिल जाती है किसमें? चेनाब में। ठीक है, सिनकोट या सिनकोट में जाके ये, या मिठानकोट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? मिठानकोट या सिनकोट में जाके मिल जाती है किसमें? आपका चेनाब नदी में। ठीक है, चेनाब की सहायक नदी है। इसकी बात करें तो इसकी 1450 किलोमीटर लंबाई, जिसमें से 1050 किलोमीटर ये भारत में बहती है। क्लियर? चलिए, तो बात करें सतलज नदी की, तो सतलज नदी जो है इसका संगम है व्यास से। चलिए इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात करें। सतलज नदी पर 2 डैम बने हैं, नाथपा झाकड़ी डैम और भाखड़ा नंगल डैम। कौन कौन सा? नाथपा झाकड़ी डैम और भाखड़ा नंगल डैम। तो डैम बने हैं सतलज नदी पर, और इस पर 2 शहर बसे हैं, रोपड़ लुधियाना। रोपड़ बसा है आपका, और लुधियाना जो कि पंजाब में बसे हुए हैं, और एक चंबा शहर भी से। रोपड़ और लुधियाना जो शहर मुख्य हैं, और चंबा ये कुछ एक प्रमुख शहर बसे हुए हैं सतलज नदी पर। क्लियर? तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई।
तो ये कुछ आपको जो मेन पढ़ना है, ठीक है, इन सब की बात। अच्छा, इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि एकमात्र व्यास ऐसी नदी है जो भारत में ही उद्गम हुआ है और भारत में ही समापन हो गया। आप देख सकते हैं भारत से ही ओरिजिन हुआ, भारत में ही समापन हो गया, ठीक है। बाकी सब नदी जो है कहां पे जाके मिलती है? इंडस में, पाकिस्तान जाके। सिर्फ व्यास एकमात्र नदी है जो भारत से निकलकर भारत में ही समाप्त हो जाती है, ठीक है। ये चीज याद रखना, पॉइंट इंपॉर्टेंट पूछा गया है। और सबसे लंबी सहायक कौन सी है इसमें? सिंधु की चेनाब। क्लियर? तो इनमें आपको ये जो रिवर बनी है इनको फोकस करते हुए पढ़ना है, अर्थात आपको सिंधु नदी की सहायक नदियों में इन रिवर को, जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, जो इस साइड जो नदियां हैं आपको इन पे फोकस करना है। इनको बोलते हैं पंचनद। 5 नदियां पंचनद बोलते हैं इनको, 1 2 3 4 5 पंचनद। तो ये पंचनद प्लस जास, इन पे फोकस करना है। बाकी इनको भी एक बार आप एक मिनट देख लेना, इसमें ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं क्योंकि ये अभी चर्चा में रही थी। क्लियर? तो ये हमने पढ़ा आज इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है, सिंधु की सहायक नदियां, सबका ओरिजिन, सब में आपको सबसे पहले ओरिजिन याद रखना है, डेस्टिनेशन, इनकी लंबाई, ठीक है, प्लस जो किनारे बसे शहर और डैम प्रोजेक्ट, ये इनमें इंपॉर्टेंट फोकस पॉइंट्स हैं। क्लियर है? तो आप इसको इसका मैं इमेज भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप उसको इमेज को ध्यान में रखते हुए इसको जब भी आप पढ़ें कम से कम 2 से 3 बार मैप की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि रट नहीं सकते इसको, आप मैप से ही पढ़ना है। ओके, इसके बाद आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी, फिर में आप चाहे तो इसको एकदम इसका अब देख सकते हैं, पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक सिंगल ग्लांस में आपको सभी नदियां इसमें क्लियर दिख जाएंगी। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, जो कि हिमालय का दूसरा रिवर सिस्टम है। ओके, थैंक यू।